नगर सुरक्षा समिति के सदस्य पर बीती रात उमरनी फाटक के समीप अज्ञात व्यक्तियों ने घेराबंदी कर मारपीट की। सिर में चोट आने से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे बिलाग्राम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। नगर सुरक्षा समिति के बिलाग्राम थाना संयोजक रवि कछावा बीती रात उमरनी निवासी अपने परिजन से मिलकर घर लौट रहे थे कि उमरनी फाटक के समीप विक्की, विवेक व चेतन ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। कछावा के सिर में चोट होने पर उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे बिलाग्राम पुलिस ने कछावा की शिकायत पर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कछावा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं गया था, मेरी मौसी के घर गया था उमरना मिलने। तो ये ढाबे के पास में 4-5 दोस्त खड़े थे। वो अटाला का काम करते हैं, विक्की नाम है, बीमारी है और करके इसका दोस्त है। इन्होंने बोला बहुत तेज चलता है, मेरे को हमला कर दिया बाइक से। तो मेरी जान बचा के भगा तो पीछे एक मेरा दोस्त था मेरे साथ में, उसने मेरी जान बचाई। तुम कहाँ से कहाँ आ रहे थे? मैं यहाँ से जा रहा था, उमरना जा रहा था, मेरी मौसी के घर के इधर मिलने जा रहा था मैं। उधर से आते वक्त इनने मेरे को देख लिया, इनने मेरी गाड़ी रुकवा दी। देखे फाटक बंद थी, इधर आके मेरी गाड़ी रुकवा दी। फाटक के पास में उधर कोई ढाबा है, उधर ढाबे में मेरी गाड़ी रुकवा के मैं रोड पे चलता है, इसलिए खबर देता है तो पुलिस का मुखबिर है। और मैं नगर रक्षा समिति का सक्रिय सदस्य हूँ और कोरोना काल में मैं अभी भी ड्यूटी करता हूँ और मेरे अंडर में 20 से 21 सदस्य में ड्यूटी करते हैं और उनने उसी का फ़ायदा उठा के मेरे को हमला करा। इससे पूर्व में कोई विवाद या कोई विवाद नहीं है, उसका ये विवाद है। उसको ये दाव बता के ये मेरी मुखबिरी करता है, ऐसा उनका थोड़ा सा ये दाव को। किस चीज़ से मारपीट करी उनने पाइप से, नल के पाइप से, और भाटा मेरे ऊपर फेंका था। मेरे जो साथी है उसने मेरे को बचाया, मैं बार बच गया। कितनी बजे घटना थी 8:30-9 बजे। उसके पहले भी हुई क्या तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था? कोई कुछ भी नहीं हुआ आज तक। मैं 2013 से थाने पे अगर आया तो थाने पे क्या पुलिस प्रशासन ने क्या तुम्हारा FIR हो रही है? मैं 2013 से सक्रिय सदस्य हूँ, आज तक मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है और आज ये पहली बार ऐसी घटना हुई है क्योंकि वो कुछ उनके गुंडागर्दी थोड़ी बढ़ गई है, उनकी चोरी का सामान पूरा खरीदते हैं। उनका थोड़ा ये हो गया तो हम दावा है ये है, मैंने 4-5 दोस्तों के साथ में मैंने उसका हमला करा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन से यही मेरा निवेदन है कि मैं नगर रक्षा समिति का सक्रिय सदस्य हूँ और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिव्यांगजनों के लिए शनिवार को श्री राम कॉलोनी स्थित स्नेह परिसर में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि दिव्यांगजनों के टीकाकरण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की गई थी, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आहूत करने की अनुमति दी। शनिवार को टीकाकरण शिविर में 77 दिव्यांगजनों का टीकाकरण किया गया। आज स्नेह संस्था में जिस प्रकार हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एक आदेश जारी हुआ था कि दिव्यांग जो बच्चे हैं 18 साल के ऊपर वाले, उनको वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाना चाहिए और उन्हें लाइन में भी लगने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लेके माननीय कलेक्टर महोदय से मैंने चर्चा की थी और चूँकि स्नेह के बच्चे मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं और इनके साथ टीकाकरण के साथ साथ इनके टीचर साथ में रहे, काउंसलिंग हो, यह सोचकर हमने निवेदन किया था कि अगर स्नेह परिसर में ये टीकाकरण का कार्यक्रम एक दिन के लिए विशेष अभियान के रूप में किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे ये सारे बच्चे भी जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि ये समझते नहीं है, कई लोगों से टच में आ जाते हैं तो इन्हें रिस्क भी काफ़ी है। तो आज यहाँ 100 बच्चों के लिए, 100 हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा अप्रूवल दिया गया। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल से जो लगी थी, लगातार हमने संपर्क किया क्योंकि स्कूल अभी बंद है, पेरेंट्स को काउंसलिंग किया और अभी तक 52 जो बताया है लोगों को ये टीकाकरण हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक हम अपने 100 के लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमने आप लोगों के माध्यम से भी प्रयास किया था, मीडिया के माध्यम से, कि न केवल मानसिक दिव्यांग बल्कि दूसरे दिव्यांगजन जिनको टीकाकरण में दिक्कत आ रही हो वो यहाँ तक आएँ और अगर इसके बाद भी आवश्यकता लगेगी, माननीय जिलाधीश महोदय ने ये भी कहा है कि अगर और भी लोग बच जाते हैं तो उनके लिए भी एक बार पुनः इस प्रकार का कैंप आयोजित करके उनको टीकाकरण किया जाएगा।
मैं आपके माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय का, जिला पंचायत सीईओ सर का, नागदा के प्रशासन का, माननीय सीएसपी साहब, एसडीएम साहब, स्वास्थ्य विभाग, सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन सब लोगों ने उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, उनके लिए ये सुविधा विशेष रूप से उपलब्ध कराई। और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार का सहयोग प्रशासन का हमें मिलता रहेगा। हमारे बीच आज सीएसपी साहब स्वयं उन्होंने आगे रह के मुझे फ़ोन किया कि मैं यहाँ आके इसमें शामिल होना चाहता हूँ। वो बहुत सेंसिटिव है हमारे स्नेह के प्रति, हर कार्यक्रम में आते हैं। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका ऐसा ही स्नेह हमेशा बना रहेगा। मीडिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे पता चला था कि दिव्यांग बच्चों का स्नेह में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पंकज मारू जी के विशेष सहयोग से आयोजित किया गया है। तो मैंने पंकज जी का मैसेज भी व्हाट्सएप पे मिला था और मैंने भी पर्सनली फ़ोन करके बोला था कि दिव्यांगों के जो भी कार्यक्रम होते हैं, वैक्सीनेशन हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, तो मुझे ज़रूर बुलाएं, क्योंकि इन बच्चों के बीच में मुझे आके अच्छा लगता है और एक बच्चों का भी अच्छा महसूस होता होना कि कोई है हमारे बीच में स्थानीय अधिकारी, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसी का बीच में इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में मैं आया हूँ और बच्चों को जैसा कि देख रहे हैं आप, टीकाकरण लग रहा है और बहुत अच्छे से स्वास्थ्य विभाग की टीम और पंकज भाई और सभी लोगों का सहयोग इसमें विशेष रहा है और ख़ास तौर से मीडिया भी इसमें बधाई का पात्र है। धन्यवाद। सीएसपी कार्यालय परिसर में शनिवार को आस्था वृक्ष लगाओ समिति के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएसपी मनोज रत्नाकर ने शिरकत की। सीएसपी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना अनिवार्य है। कोरोना के दौरान जहां हमको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं अब पौधे लगाने के प्रति जागरूक होना भी अनिवार्य है। आज जो है नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बारिश को देखते हुए वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था, पौधारोपण का। और इसमें आस्था वृक्षारोपण समिति, जिसमें कि मीडिया की तरफ से राजू गुप्ता जी और सभी लोग इसमें इसके सदस्य जो हैं, उनका विशेष सहयोग रहा हैगा और उन्होंने अपने प्रयासों से इस वृक्षारोपण को सफल कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं उन समिति से भी और हमारे स्टाफ से भी ये निवेदन करूंगा कि इनको लगाने के बाद में हमको इनको ऊपर तक ले जाना है, इसलिए और हम लोग सब प्रयास करेंगे। और अच्छा रहा कि वृक्ष आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है। पहले भी हमारा यही प्लान था कि हमें वृक्षारोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं और आने वाले समय में भी हम इसको लगातार जारी रखेंगे। थैंक यू। महात्मा गांधी मार्ग निवासी दिनेश सोलंकी को एक जमीन के मामले में धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने किरण टॉकीज चौराहे से हिरासत में लिया। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार आरोपी डीके मीणा को एक पत्रकार को धमकाने के आरोप में धारा 452 में प्रकरण दर्ज किया था, तभी से आरोपी फरार था। शनिवार की दोपहर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके लाई है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। महात्मा गांधी मार्ग निवासी कपड़ा व्यवसायी शुभम पिता जवाहरलाल चौधरी का जनसेवा में उपचार के दौरान शनिवार की शाम को निधन हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार जहरीला पदार्थ का सेवन करने के बाद शुभम को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शनिवार की शाम को उनके निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई। चंबल तट स्थित मुक्तिधाम में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चंबल तट स्थित बाल हनुमान मंदिर परिसर में शनिवार की शाम को पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में पौधारोपण किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम सब भलीभांति जानते हैं कि पूरा देश पिछले लगभग 1.5 वर्षों से कोरोना से जिस प्रकार संघर्ष कर रहा है, इसके पीछे भी मूल कारण पर्यावरण ही बहुत बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा, बहुत ही ऐसी घोषणा की है कि जिससे कि इस प्रदेश में वृक्षों का, पेड़ पौधों का अंबार लग जाएगा। अब आने वाले समय में जिसको भी अपने मकान, भवन या किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति लेना होगी, उसके साथ ही उसको एक वृक्ष भी लगाना होगा। इस प्रकार का अंकुर योजना के तहत इस प्रकार का एक अभियान संपूर्ण प्रदेश में आज से लागू किया है। ये भगवान बाल हनुमान मंदिर के इस प्रांगण में इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ की जो हमारी टीम है, मंदिर समिति और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ अभी पौधारोपण, वृक्षारोपण किया है। पूर्व में भी यहाँ पर लगभग 500 से अधिक पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं और इसकी देखरेख, प्रतिदिन इनको पानी दिया जाता है, व्यवस्था सब की जाती है। मैं आज के अवसर पर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, नगर का प्रत्येक नागरिक अपने घरों के आसपास, घरों में जहाँ पर भी जगह हो, वहाँ एक पौधा अनिवार्य रूप से लगाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पे बाल हनुमान मंदिर प्रांगण में सम्मानीय हमारे वरिष्ठ सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब के दिशा निर्देश में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और मैं आज इस अवसर पर आम जन से यही निवेदन करूंगा कि वो प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसका लालन पालन बच्चे की तरह करे, उसका बढ़ाए। उससे पर्यावरण सुरक्षा मिलेगी, हवा शुद्ध रहेगी, तो हमारे स्वास्थ्य में फ़ायदा होगा। धन्यवाद। इंगोरिया रोड स्थित ईएसआई हॉस्पिटल को कोरोना गाइडलाइन के तहत जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा केंद्र सरकार से राज्य सरकार को टेक ओवर कर लिया है। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने शनिवार की शाम को बाल हनुमान मंदिर में चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि ईएसआई सेवाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 87 करोड़ 44 लाख रुपए राज्य सरकार को दिए। इस राशि से ईएसआई हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके द्वारा पत्र लिखा गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य सेवा व परिवार कल्याण विभाग द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह को अग्रिम प्रक्रिया करने के लिए अधिकृत किया गया है। गौरतलब है कि शहर एक औद्योगिक नगर होने के कारण सबसे अधिक ईएसआई स्थानीय श्रमिकों का कटता है। ऐसे में ईएसआई की बेहतर सेवाएं स्थानीय श्रमिकों को मिलनी चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने पत्र लिखा था। नागदा में लगातार इस पिछले 1.5-2 माह में कोरोना 19 की महामारी के दौर में जिस प्रकार की भयानक स्थिति बनी थी, ना ऑक्सीजन था, न बेड था, न कोई दवाई की व्यवस्था थी, नहीं इसमें मारामारी के पीरियड में ये महसूस किया गया कि नागदा में एक सिटी स्कैन मशीन जनसेवा के अलावा और होना चाहिए। यहाँ का जो कर्मचारी राज्य बीमा का अस्पताल है, जो पहले केंद्र का था, अब राज्य के अधीन है, उस कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को भी माननीय कलेक्टर साहब ने कोविड-19 के तहत अधिकृत कर लिया। उसमें भी सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई। अभी जैसा मैंने पूर्व में बताया था, संपूर्ण देश भर में ईएसआई में करोड़ों की संख्या में मजदूर है और उन सबका पैसा, उन सबकी हितलाभ की राशि की उनको पैसा कटता है, अंशदान कटता है और उन अंशदान से करोड़ों रुपये सरकार के पास जमा है।
सरकार से मांग की गई, भारत सरकार से केंद्रीय श्रम संगठनों ने, भारतीय मजदूर संघ ने, जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि संपूर्ण देश भर में, विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में ये ईएसआई अस्पतालों में सुधार के लिए और आवश्यकता अनुसार उपकरण खरीदने के लिए, कोविड-19 से निपटने के लिए मजदूरों को और बेहतर, उचित से उचित, बढ़िया से बढ़िया उनका स्वास्थ्य लाभ कैसे मिल सकता है, इसके लिए उन्होंने 87 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश को दी। हमने मांग की कि नागदा के इस ईएसआई अस्पताल में ये सिटी स्कैन मशीन और इसके अलावा भी जो आवश्यक उपकरण हो वो उपकरण लगाया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव श्रम मंत्री जी और डायरेक्टर ईएसआई, इनको हमने लिखा और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से यह मैसेज प्राप्त हुआ है कि ये जिला कलेक्टर उज्जैन को इस संबंध में हमने अधिकृत कर दिया है। जिला कलेक्टर उज्जैन इस संबंध में आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी माननीय जिला कलेक्टर साहब से अब 1 दिन में मिलने वाले हैं। आपके माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि नागदा के इस कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन यथासंभव जल्दी से जल्दी लगे, ताकि आने वाले समय में भी यहाँ काम करने वाले जो ईएसआई में कवर्ड लगभग 6000 से अधिक मजदूर हैं, उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कोरोना जैसी महामारी, जैसे तीसरी भी इसके बारे में कह रहे हैं बार बार, अगर ऐसी कोई, भगवान न करे, ऐसी कोई नई समस्या आ गई तो उससे निपटने के लिए एक अच्छा व्यवस्था हो जाएगी। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, श्रम मंत्री जी का करेंगे कि यथाशीघ्र इस संबंध में उचित कार्रवाई उन्होंने की है और इसका परिणाम बहुत जल्दी आने वाले समय में मिलेगा। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस पर न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर तहसील विधिक सेवा समिति आलोट के तत्वाधान में नया परिषद आलोट के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष वंदन मेहता, जिला न्यायाधीश व अन्य गणमान्य जन मौजूद थे। सोमवार से सभी व्यापारी प्रतिष्ठान खुलवाने की मांग को लेकर व्यापारी महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। आजीविका से लोग अपना व्यवसाय चालू कर सके और व्यापारी महासंघ हमेशा शासन का सहयोग करता रहा है। पूरे लॉकडाउन के समय में उन्होंने शासन का सहयोग किया है, शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया है। अतः हम सब व्यापारीगण आपसे निवेदन करते हैं कि अब उनकी समस्या को देखते हुए व्यापारियों को खुलने की छूट दी जाए। आलोट नगर के व्यापारी महासंघ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजेश शुक्ला को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की गई है कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका परिपालन व्यापारी भाइयों द्वारा पूरे नियम से किया गया। प्रशासन के आदेश का पालन भी किया गया, लेकिन लंबे समय से लॉकडाउन के चलते कई दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है। सोमवार से सभी दुकानें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान करने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया। कल प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में रतलाम जिले की क्राइसिस कमेटी की बैठक होने वाली है। हमने व्यापारी महासंघ की ओर से माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी को सुझाव दिया है कि हमारे यहाँ जो कोविड के पेशेंट 5% से कम हो गए हैं, तो अभी किसानों के लिए भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मंडी बंद है, साथ ही सभी दुकानें बंद है। उसके कारण किसानों को अपनी खेती करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो फुटपाथ पे नीचे बैठकर व्यवसाय कर रहे हैं और ठेला गाड़ी से जो अपना व्यवसाय कर जीवन यापन, अपना परिवार का पेट पालते हैं, उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो हमने अनुविभागीय अधिकारी जी से मांग करी है कि कल हमारा ये प्रस्ताव जिला कोविड समिति के समक्ष रखे और रतलाम जिले के साथ आलोट को संपूर्ण खोला जाए।